आरएसएस और बीजेपी के बीच खटपट की खबरें कोई नई नहीं, लेकिन इस बार बात इतनी आगे निकल गई है कि संघ परिवार के सदस्य अब परिवार जैसे नहीं दिखते, बल्कि जैसे तलाक की प्रक्रिया चल रही हो। और हालिया घटनाएं इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अब बात इशारों से नहीं, सीधा आमना सामना हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा, मोहन भागवत की 75 पार नेताओं को रिटायर करने की सलाह, नरेंद्र मोदी का आरएसएस दफ्तर जाना लेकिन कोई प्रतिक्रिया न देना, भागवत का प्रधानमंत्री कार्यालय का अचानक दौरा, योगी आदित्यनाथ को लेकर आरएसएस की शरण और मोदी शाह की बेचैनी, और ओडिशा जैसे राज्यों में योगी की लोकप्रियता मोदी के खिलाफ गई। ये सब घटनाएं जुड़ती हैं एक ही स्क्रिप्ट में, आरएसएस बनाम मोदी। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, क्या आरएसएस ने कहा अब बहुत हुआ? 10 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने कहा था कि मैं अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा अगर कोई देवी हस्तक्षेप ना हो तो। लेकिन 21 जुलाई को अचानक शाम को उनका इस्तीफा आ जाता है। सूत्रों की माने तो आरएसएस नेतृत्व, खासकर मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले, उपराष्ट्रपति की भूमिका से नाखुश थे। उन्हें मोदी सरकार का रबड़ स्टैंप समझा जा रहा था, इसलिए मोदी सरकार को सीधा संदेश दिया गया, अगर आप रिटायरमेंट नहीं मानते तो हम आपको आपके ही आदमी से जवाब दिलवाएंगे। धनखड़ का इस्तीफा ऐसे वक्त पर आया जब अगली संसद सत्र की रूपरेखा तैयार हो रही थी। उनके स्टाफ को तक नहीं जानकारी थी, यानी एक ही संघीय स्ट्राइक थी, शांति से लेकिन गूंजदार। भागवत का 75 पार वालों का संन्यास का बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जून 2025 में नागपुर के एक इंटरनल मीटिंग के दौरान कहा, किसी को भी उम्र के पड़ाव पर आकर पीछे हटना चाहिए। संस्थाओं की नई सोच और नेतृत्व की जरूरत होती है। यानी साफ संकेत था, मोदी जी अपने 75 साल की उम्र सीमा अपने विरोधियों पर लागू की थी, अब खुद पर भी कीजिए। इस बयान के बाद बीजेपी में खलबली मच गई, लेकिन मोदी खामोश रहे, ना कोई बयान ना कोई प्रतिक्रिया। पीएम का नागपुर दौरा, मौन मुलाकात या शक्ति प्रदर्शन? कुछ दिन बाद ही नरेंद्र मोदी पहुंचे नागपुर आरएसएस मुख्यालय, लेकिन आरएसएस की तरफ से स्वागत में ना मोहन भागवत आए ना होसबोले। भीतर की बातचीत के बाद कोई भी संयुक्त बयान नहीं आया। यहाँ तक कि संघ प्रवक्ता ने भी कहा, हमारे और सरकार के बीच कोई खटास नहीं, लेकिन विचार विनिमय नियमित प्रक्रिया है। बिल्कुल वैसा ही जैसे 2 तलाक हो रहे हों, पति पत्नी अपने रिश्ते को प्रोफेशनल बातचीत कहें। आरएसएस का योगी काट, मोदी की बेचैनी। उत्तर प्रदेश में आरएसएस लंबे समय से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को हिंदुत्व की शुद्ध पहचान के तौर पर देखता है, जबकि मोदी शाह की जोड़ी योगी को असहज और अराजक मानती है। मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद योगी को बुलाया ही नहीं। अमित शाह ने बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी से योगी के वफादार कई नेताओं को हटवा दिया, लेकिन संघ का जवाब था 2027 में यूपी योगी के बिना नहीं जीतेगा। यहां तक कि उड़ीसा चुनाव में आरएसएस के जमीनी कार्यकर्ताओं ने दावा किया, योगी की रैलियां ज्यादा कारगर थी, लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने प्रचार से हटा दिया। भागवत का पीएमओ दौरा, आर पार की बातचीत। जुलाई के पहले सप्ताह में खबर आई कि मोहन भागवत ने बिना शेड्यूल के प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर मुलाकात की। ये घटना बेहद असामान्य थी। ना मीडिया बुलाया गया, ना तस्वीरें जारी हुई, ना ही पीएमओ ने कोई प्रेस नोट जारी किया। सूत्रों की माने तो भागवत ने कहा, 2029 नहीं 2025 ही बदलाव का साल बनाइए, संघ के मूल्यों से बड़ा कोई नहीं। इस मुलाकात के बाद ही उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, एनडीए बैठक में आरएसएस प्रतिनिधियों की नाराजगी और बीजेपी की तरफ से नड्डा की कुर्सी पर चुप्पी। संकेत और भविष्यवाणी, आरएसएस बनाम मोदी की ओपन वॉर। सवाल ये नहीं कि आरएसएस मोदी के बीच दरार है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये दरार अब राजनीति की भूकंप में बदलेगी। संकेत साफ हैं, घटना, आरएसएस का स्टैंड, मोदी कैंप की प्रतिक्रिया, 75 साल वाली टिप्पणियां, बदलाव की मांग, चुप्पी, धनखड़ का इस्तीफा, संघ का संदेश, कोई बयान नहीं, योगी समर्थन, खुला सपोर्ट, दिल्ली से दूरी, आरएसएस की बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जिद, आरएसएस नीति व्यक्ति, मोदी टीम का विरोध, नड्डा का कार्यकाल रुकना, संघ का दबाव, मोदी की चुप्पी। आरएसएस अब वही कर रहा है जो इंदिरा गांधी के समय किया करता था,
सत्ता से दूरी बनाकर आत्मा की आवाज बनना, जबकि मोदी वही कर रहे हैं जो हर सशक्त नेता करता है, सत्ता पर पूरी पकड़ बनाए रखना। लेकिन क्या इतिहास गवाह नहीं है, जब संघ सत्ता से लड़ता है तो सत्ता डगमगाने लगती है। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश गुप्ता। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया है। मानसून सत्र के पहले दिन देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जो पहले दिन राज्यसभा आए, सभा की कार्रवाई की और शाम को अपने चैम्बर में विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें जस्टिस वर्मा के ऊपर महाभियोग के लिए जो कमेटी बननी है उसमें कौन कौन सदस्य होंगे और इस पर उन्होंने चर्चा की। और उसके फिर 2.5 घंटे बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी लिख दी। उन्होंने इस्तीफे की वजह अपनी तबीयत का ठीक ना होना बताया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज उनकी तबीयत से जुड़ा मामला है या इसके पीछे कुछ और भी है जो सामने नहीं लाया जा रहा है। इस बीच संसद में विपक्ष ने जिस विषय पर बहस की मांग की है वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर यानी वो कथित खुफिया अभियान जिसमें सरकारी एजेंसियों की भूमिका को लेकर बड़े सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष इस ऑपरेशन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में था और ठीक उसी दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या सोची समझी रणनीति? आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष शिर्के जी। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते। सुभाष जी, आपको क्या लगता है कि ये सारा जो मामला है इसकी असली वजह क्या है धनखड़ जी के इस्तीफे की? देखिए महेश जी, इसमें मुझे सेहत का मुद्दा बिल्कुल लग नहीं रहा है। धनखड़ साहब ने इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि वो सेहत उनकी खराब है, लेकिन मुझे इसमें सेहत से ज्यादा सियासत ज्यादा लगती है जी। और ये सियासत क्यों है, इसके पीछे हमें थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। 10 जुलाई को दिल्ली में एक फंक्शन होता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और यहाँ पे धनखड़ साहब एक भाषण देते हैं। उस भाषण में वो कहते हैं कि वो उपराष्ट्रपति पद से रिटायर्ड अगस्त 2027 को ही होंगे। अब ये बात अचानक कहां से आ गई? क्या उस वक्त कोई ऐसी सुगबुगाहट भी नहीं थी कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा देना चाहिए? ऐसी कोई बात भी नहीं चल रही थी, कोई कुछ कह नहीं रहा था। अचानक से उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ आदमी अपने इस्तीफे के बारे में बात कर रहा है जो 2 साल के बाद होने वाला है। इसका मतलब यह है कि 10 जुलाई को उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सारे देश को बता दिया कि उनके इस्तीफे के बारे में कुछ चल रहा है और उनका इस्तीफा, उन पर इस्तीफा देने के लिए दबाव है, जो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सारे देश को बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने उनको दबाव क्यों लाया जा रहा था और कहां से लाया जा रहा था? तो इसका मतलब ये है कि 2 ही आदमी हो सकते हैं, एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इनके अलावा बीजेपी में और आरएसएस में और कोई किसी की हिम्मत नहीं जो उपराष्ट्रपति को कहे कि आप इस्तीफा दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि धनखड़ साहब को इस्तीफा देने पे ये मजबूर क्यों किया जा रहा था? तो धनखड़ साहब को इस्तीफा देने के लिए मजबूर इसलिए किया जा रहा था, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हमेशा हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी और इनकी जो पॉलिटिक्स है वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स होती है, शॉर्ट टर्म गेम की पॉलिटिक्स होती है। तो बिहार का चुनाव सर पे है और ऐसे में कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो बिहार से सरोकार रखता हो, जिसका उपयोग बिहार में अगर उसको उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो उसका फायदा बिहार के चुनाव में हो। तो इसीलिए कोई ऐसा आदमी वहां पे बिठाने की एक कवायद चल रही थी या चल रही है कि जिसके तहत उपराष्ट्रपति को बोला गया कि भैया आप 74 साल के आप हो गए हो, अभी आप खत्म कर दीजिए अपना कार्यकाल। तो ये बात जो है, लेकिन धनखड़ साहब तो बिल्कुल राजनेता है। इससे पहले जो भी उन्होंने काम किया, वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे, उपराष्ट्रपति पद पर रहे, वो सारा स्क्रिप्टेड था। जो भी वो बोलते थे स्क्रिप्टेड था और बीजेपी में यही चीजें होती है। तो उनको जो स्क्रिप्ट दी गई थी वो उन्होंने बखूबी तरीके से यानी बोली। जो जुडिशरी के बारे में हो, संविधान के बारे में हो, सब कुछ उन्होंने कहा। लेकिन जब एक राजनेता को उसका पद छीन लिया जाता है तो वो आग बबूला होता है और वो कुछ ऐसी चीजें करता है जो स्क्रिप्टेड नहीं होती। और हमने क्या देखा? तो हमने देखा कि मानसून सत्र के पहले ही उन पर इस्तीफा देने का दबाव था, लेकिन वो मानसून सत्र में वो चले गए। पहले दिन का काम उन्होंने किया। बीएससी का जो मीटिंग थी वो उन्होंने बुलाई, जिसमें नड्डा साहब और ये किरण रिजिजू ये दोनों नहीं गए थे। उपराष्ट्रपति ने बुलाई हुई बीएससी में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, सदन का नेता और जो संसदीय कार्य मंत्री है वो नहीं पहुंचते
और वो नड्डा साहब बाद में कहते कि हमें तो कोई दूसरा संसदीय कार्य था। भाई साहब, ऐसा कौन सा आपको बड़ा संसदीय कार्य था जो उपराष्ट्रपति से परे था? तो इसका मतलब है कि उनको वो उपराष्ट्रपति पद पर उनका बैठना, सदन की कार्यवाही चलाना, ये स्क्रिप्ट में नहीं था जो वो कर रहे थे। ये अप्रत्यक्ष रूप से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने बताया। उसके बाद इन्होंने जो काम किया, जो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो एक काम ये था कि उन्होंने जस्टिस वर्मा, इनकी जो इंक्वायरी है उसके लिए परमिशन दी गई, जो पहले ही लोकसभा में सरकार की तरफ से वो प्रस्ताव गया था। इन्होंने विपक्ष का प्रस्ताव वहां पे माना, ये स्क्रिप्टेड नहीं था। दूसरा, उन्होंने जो पहलगाम के मुद्दे पे, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता है और कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको लंबी अपनी बात रखने को दी, जो बीजेपी को अच्छी नहीं लगी। तो इसका मतलब है कि धनखड़ साहब वो स्क्रिप्टेड काम नहीं कर रहे जिनके लिए उनको बिठाया गया है, ये तय हुआ था। उसके बाद ये 1 से 4:30 के बीच में जो उनके ऊपर जो दबाव हुआ, जिसकी भनक विपक्ष को लगी, और 5:30 बजे वो वहां पे पहुंच गए कि भैया क्या हुआ है, हमें बताइए, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो ये सारी चीजें हो गई और उसके बाद वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हालांकि वो इस्तीफा देना जरूरी था, लेकिन उसको स्पीड अप किया गया। और ये कहानी अभी हमने देखी है पूरे देश ने, और इसमें मोदी साहब और अमित शाह, इनका अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो संविधान के किसी भी बात को सुचारू रूप से चलाना नहीं चाहते, इसलिए उपराष्ट्रपति को उन्होंने दबाव डाला। ये तीसरे उपराष्ट्रपति है जो उन्होंने बीच में ही अपने कार्यकाल में इस्तीफा दिया, लेकिन बिना कारण इस्तीफा दिया। इससे पहले वीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत, इनका कुछ कारण था कि वो इस्तीफा उन्होंने दिया, इनके पास कोई कारण ही नहीं था, इसलिए उन्होंने सेहत की बात कही। लेकिन असल में जो उनका रेजिग्नेशन लेटर है, उससे लगता है कि ये पूरी सियासत है। हमारे साथ हरिकेश कुमार जी भी जुड़ गए। हरिकेश जी नमस्ते। हरिकेश जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे की, और उसके अंदर जो सियासी बात है वो तो है ही है, लेकिन एक बात ये भी उभर कर सामने आ रही है कि क्योंकि ये पेशे से वकील भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की है धनखड़ साहब ने, तो जो जस्टिस वर्मा जो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और इस समय इलाहाबाद के यशवंत वर्मा जी, उनके ऊपर जो महाभियोग है उससे भी जुड़ा कुछ शायद मामला आ रहा है निकल के चर्चा में। क्योंकि जब यशवंत वर्मा जी का मामला उठा था तो धनखड़ जी ने कहा था कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए। अगर कोई और नेता होता जज की बजाय या कोई अधिकारी होता तो तुरंत एफआईआर हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि धनखड़ जी जो है इस यशवंत वर्मा जी के मामले में, जस्टिस वर्मा के मामले में रुचि ले रहे थे, और इसमें जो है महाभियोग आना था। लोकसभा में जो है मोशन आ चुका था, और इस दौरान आज से मतलब कल इशू था, और कल ही जो है वो राज्यसभा में भी आवेदन आ गया, मतलब उसमें 50 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर थे। तो अगर किसी सदन में पहले मोशन आ जाता है, आवेदन आ जाता है, तो उसमें सुना जाता है, लेकिन अगर एक ही दिन दोनों में होते हैं तो फिर हालात बदल जाते हैं। और सरकार ये चाह रही थी कि पहले लोकसभा में इस पे चर्चा हो जस्टिस वर्मा के महाभियोग के ऊपर, लेकिन धनखड़ जी ये चाह रहे थे कि पहले जो है इसमें राज्यसभा पे हो। और ये बात भी है कि 6:30 बजे के करीब जो है उन्होंने शाम को 6:30 और 7 बजे के करीब शाम को उन्होंने बैठक बुलाई थी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के जो नेताएं हैं उनसे मुलाकात की थी, उनसे चर्चा की थी कि जो महाभियोग के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी जस्टिस वर्मा के लिए, उसमें कौन कौन लोग होंगे। उसके तुरंत 2.5 घंटे बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी लिख दी। तो इस मामले में हमारे पास सुभाष जी से हमारी बात हुई है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जस्टिस वर्मा वाला मामला इसमें ऐसा कुछ है? देखिए सर, जितना भी बात आप कह रहे हैं उस सारी बातों में, जैसे 2-4 दिन के पीछे की स्टोरी आप देखिए वर्मा वाले मसले पर लेकर के, तो पहली लाइन तो यही आई थी कि भाई सरकार इसमें नहीं चाह रही है, या सरकार का कोई स्टैंड नहीं है कि वो उनके खिलाफ महाभियोग लाए। एक लाइन आई थी कि सरकार नहीं चाहती। ये सांसदों का अपना वो है कि सांसद चाहते हैं कि ऐसा करें। इसके पीछे की जहां तक बात है, मैं एक बात समझता हूं कि यो मोदी जो हैं उनके अकॉर्डिंग अगर बातें नहीं होती हैं या कोई चीज नहीं चलती है तो उस व्यक्ति का पूरा भविष्य चौपट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आप जितनी भी स्टोरी उठा के देख लीजिए, सिर्फ 2014 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके पहले की भी बात कर रहा हूं, जब वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मतलब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस दौरान भी अगर कोई विरोध में है, किसी का मत उनसे मिल नहीं रहा है, तो फिर उनकी बेदखली तय होती है। सीरीज है पूरी, आप पूरा उठा सकते हैं, एक सीरीज है। जिसने भी अगेंस्ट जाके मोदी के वर्क किया है वो गड़बड़ हुआ है। तो ये आप जो कह रहे हैं वो स्पेकुलेशन ठीक है, उसमें भी दम है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि धनखड़ जी जाकर के वेग स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको याद होगा विपिन रावत के मसले में भी यही केस हुआ था, वो भी 2-3 बार ऐसा ही कुछ कुछ बोले थे। मैं और बात गहरे में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इंगित जो कर रहा हूं बात समझिए। तो कहने का मतलब यह है कि उनके विरोध जाने वाला व्यक्ति अपने पद पर नहीं बैठ पाता है, नहीं रह पाता है, ये तो तय है। लेकिन इतनी बातों के अंदर में कुछ और बातें भी इस समय चर्चा में हैं। एक तो बिहार चुनाव को लेकर चर्चा है, दूसरा धनखड़ के लगातार स्टेटमेंट, जैसे योगी को पसंद नहीं किया जाता मोदी ग्रुप में, मोदी ग्रुप का मतलब अमित शाह से संबंध है। उन्होंने अभी हाल में ही योगी जी को बड़ी तारीफ के साथ जो है पुल बांधे थे, हो सकता है वो भी नागवार गुजरा हो, मैं एक मजाक कर रहा हूं इस बात को, लेकिन सीरियस पॉइंट यही है। तो लेकिन फिर भी ये बात मैं कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, एक लाइन लिखी गई, आप खुद बताइए उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्हें स्वास्थ्य के लाभ जो आधिकारिक तौर पे मिलते हैं वो ज्यादा मिलेंगे या पद से हटने के बाद मिलेंगे? जरा दोनों का तुलना कर लीजिए। एक उपराष्ट्रपति को जो सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य की, वो लंदन जा सकता है, अमेरिका जा सकता है, दुनिया में कहीं भी जा सकता है, जा तो वो वैसे भी सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रहा हूं, तो उपराष्ट्रपति पद से आदमी कोई इसलिए इस्तीफा थोड़ी देगा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य तो उसके सबसे ज्यादा लाभकारी वही पद है। तो मेरा कहने का तात्पर्य वो भी है, उस पॉइंट पर भी निगाह मेरी गई थी। लेकिन फिर भी एक कहीं पॉइंट आ रहा है कि बिहार के इलेक्शन को देखते हुए शशि थरूर का नाम उभर के आ रहा है, हरिवंश का नाम उभर कर आ रहा है उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो क्या मुफीद हो सकता है, मोदी जी ही जानेंगे वो बेहतर, और आगे आने वाले 2-4 दिनों में ये बात आ भी जाएगी सामने। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर धनखड़ को स्टेटमेंट देने में गुरेज नहीं था जस्टिस वर्मा के खिलाफ, या उस बात को कहने में गुरेज नहीं था, और सरकार ने उससे पल्ला झाड़ लिया था कि महाअभियोग के लिए सरकार नहीं चाह रही है, ये सांसद चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर खानी ये बात भी है। जी सर। हमारे साथ विनीता यादव जी भी जुड़ गई हैं। विनीता जी नमस्कार। विनीता जी आपको आवाज आ रही है? रास्ते में ट्रेवल कर रही है शायद, हो सकता है इनकी आवाज म्यूट है। ठीक ठीक। हाँ विनीता जी आपको आवाज आ रही है अब? जी जी आज मैं आपका सवाल अभी नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर ऐड ऑन कर दूं। अभी मैं हरिकेश जी को भी सुन, और भी कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसी कुछ खबरें वहां से आ रही हैं, कुछ और भी ऐसी तस्वीर है। हालांकि कल जब ये खबर आई थी तभी ये बात आई थी सामने निकल के कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना है। तो जो बहुत कुछ होने वाली लेयर्स हैं, ये एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, प्राइमा फेसी वाला एक इतना स्ट्रॉन्ग शॉक है कि इसके बाद के मल्टीपल शॉक्स आने बाकी हैं। विनीता जी आपसे जो अभी आप जुड़ी हैं, उससे पहले हमारी सुभाष जी से भी बात हुई, हरिकेश जी से भी बात हुई। जो एक मुद्दा इसमें ये भी निकल के आया है, जो कि हालांकि दम रखता है नहीं रखता इसे नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि जस्ट उसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, सवाल ये है कि जो ये जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं अब, तो उनका जो नोट कांड हुआ था, उसके बाद महाभियोग की बात चली, महाभियोग की तैयारी भी हुई, और सरकार चाह रही थी कि लोकसभा में पहले इस पे चर्चा हो। लेकिन कल ही जो है राज्यसभा में भी आवेदन आ गया जिसमें 50 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर थे, और राज्यसभा में चर्चा हो, जिसमें विपक्ष का जो सिग्नेचर्स थे वो सरकार की को जानकारी के बगैर आगे बढ़ा भी दी थे। ये भी हुआ जी। नहीं, इसमें बात ये थी कि शाम को इन्होंने जो है, ये धनखड़ जी चाह रहे थे कि लोकसभा से पहले इसमें चर्चा जो है राज्यसभा में हो, क्योंकि अगर दोनों सदनों में एक ही दिन आवेदन आता है तो फिर किसी में भी क्या करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन का फर्क होता है तो पहले उसी में होता है जिसमें आवेदन पहले आया होता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ मोशन पहले आया होता है, यहाँ पर इश्यू ये है कि धनखड़ जी कुछ ज्यादा ही रुचि ले रहे थे यशवंत वर्मा के मामले में। जब ये केस हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि कोई नेता होता है, कोई अधिकारी होता तो एफआईआर दर्ज होती है, यशवंत वर्मा पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और कल उन्होंने शाम को 6:30 बजे मीटिंग भी की, जैसा कि बताया जा रहा है
कि भाई वहां पे विपक्ष के नेताओं से बैठक की कि अगर महाभियोग के लिए कोई कमेटी बनती है यशवंत वर्मा के ऊपर तो उसमें कौन कौन मेंबर होंगे, और उसके अचानक 2.5 घंटे बाद ये इस्तीफे की बात आ गई। अगर ये बैठक उनको इस्तीफे का मन था या इस्तीफे की कोई बात पहले से थी या दिन में भी थी तो शायद वो शाम को फिर ये बैठक नहीं करते विपक्ष के नेताओं के साथ। आपको क्या लगता है कि कहीं इसको लेकर कोई खटपट हुई है सरकार से या धनखड़ जी के बीच में यशवंत वर्मा को लेके, या सिर्फ ये एक सोच है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये यशवंत वर्मा वाला सिर्फ मैटर है, क्योंकि आपको और भी जानकारी मिली होगी कि कल राजनाथ सिंह जी के कमरे में, संसद में राजनाथ सिंह जी के कमरे में कई सांसदों से ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर लिए गए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें कल घटी हैं। कल इनके इस्तीफे की चर्चा और खबर उस वक्त पत्रकारों को नहीं मिली थी, बल्कि ये सिग्नेचर वाली चर्चा अंदर ज्यादा चल रही थी, और उसकी वजह से जरूर इस डिस्कशन को लेकर कि कुछ बड़ा होने वाला है, ये ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये जरूर उठता है कि धनखड़ को लेकर के तो नहीं यहाँ पर कोशिश कर रही थी सरकार कि ठीक है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स की आप खुद इस्तीफा दे दे, नहीं तो हम आपको मतलब सांसदों का एक अपनी तरफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों किया। देखिए, इतना बड़ा गुनाह नहीं है ये। जस्टिस यशवंत वर्मा के अंदर की कहानी आप बेहतर जानते हैं। ऐसा नहीं है, अभी तक उनको बचाने के लिए कोई बहुत बड़ा बीच में शुरुआत हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि संसद में भिड़ पड़ेंगे आपस में और धनखड़ जी उनके लिए अपना करियर दांव पे लगा देंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए। ऐसा नहीं है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, तो एक ऐसा बच्चा होता है जो टीचर का बड़ा पसंदीदा होता है, अक्सर खड़ा होकर के कह देगा यस मैम, यस मैम। तो जगदीप धनखड़ जी ने तो अपनी इमेज ऐसी बना ली थी, हर चीज में खड़े होके उनका ये इमेज बिल्डअप हो चुका था, क्योंकि ऐसे उपराष्ट्रपति तो हमने पहले कभी देखे ही नहीं थे जो कि इस तरह से पैरवी करने लग जाते थे, इतना क्लियरली पैरवी करने लग जाते थे, जो ये कहते थे सदन की सीट पर बैठकर कि मैं आरएसएस की विचारधारा से इतना प्रभावित हूँ कि मेरे जीवन में इसके बाद ही बदलाव आया। पहली बार ऐसा हुआ था, इतना खुल के बैटिंग कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति से क्या गुरेज हो सकते हैं, आप बताइए। यहाँ मेरे हिसाब से, आप लोग सब समझ रहे हैं, सुभाष जी भी अपना इस पर दे व्यू, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो इस वक्त टसल चल रही है आरएसएस बिटवीन बीजेपी, ये उस सब के बीच में, और अभी ये टसल और दिखने वाली है, क्योंकि जो जो लोग आरएसएस की बैटिंग वाले हैं इस ग्राउंड के अंदर, अब वो धीरे धीरे अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देंगे। रीजन बिहाइंड, क्योंकि अब जो जैसे सितंबर क्लोज आ रहा है, जितना प्रेशर ये क्रिएट किया जा सकता है आरएसएस की तरफ से तो हो जाएगा। अगर नहीं क्रिएट किया गया और सितंबर निकल गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि भागवत जी ने तो अपना भी करियर साथ में लाइन में लगा दिया कि भाई 75 साल के वो तो 7 दिन पहले हो जाएंगे, लेकिन अब उनको भी ये मालूम है वो इस्तीफा दे भी देंगे तो भी मोदी जी तो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। तो अब यहाँ पर पावर गेम चल रहा है। जिस सत्ता के अंदर आरएसएस ने अपने कदम रखे हुए हैं और जहां जहां वो ट्विस्ट कर सकती है, अब वो ट्विस्टिंग गेम शुरू हुआ है यहाँ पर। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं लगती जिसमें जगदीप धनखड़, आपको याद होगा एक कार्यक्रम था जिसमें उपराष्ट्रपति को बुलाना था और मोदी जी गए थे, काफी चर्चा भी हुई थी उसकी, लेकिन इनको नहीं बुलाया गया था। हाँ सॉरी, संसद के इनॉग्रेशन पर जिस तरह से सिस्टम होना था, राष्ट्रपति तो चलिए नहीं थी, लेकिन उपराष्ट्रपति जी को भी वो चाह रहे थे कि हम करें ये चीज, इतिहास में हमारा नाम हो कहीं ना कहीं, लेकिन उनको भी उस तरह से रखा नहीं गया था। जो सिचुएशन थी वो सारी मोदी ड्रिवन थी, जो मैं याद कर पा रही हूँ, मुझे याद है। और आखिरी वक्त में जाकर के न्योते मिले थे इनको कि भाई पहुंचना है, तो स्पीकर को, उपराष्ट्रपति जी को, सबको। तो सवाल ये था कि कहीं पर भी अभी तक जो मोहन भागवत जी कहते हैं कि भाई संविधान सर्वोपरि है, अब ये जो कर रहे थे यहाँ पर, इन्होंने अब धीरे धीरे करके कुछ वक्त से जो स्टेटमेंट देनी शुरू की, ना मैं किसी के दबाव में आता हूँ, और ये तमाम तरह की बातें जो उनकी वायरल हो रही हैं। एक बात तो उनका पुराना वीडियो निकल के सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2027 में मैं रिटायर होऊंगा, है ना। उनका कोई प्लान नहीं था पहले जाने का ना। और रही बात, हरिकेश जी ने ठीक बोला, रही बात बीमारी की, तो जिस पोस्ट पे वो है उसमें सबसे बेहतरीन इलाज उनको मिलता अगर बीमार थे। और ये तो राजनीति है साहब, यहाँ पर तो लोग अपनी बीमारी का जिक्र भी नहीं करते हैं, चुपचाप अंदर फिक्र करेंगे, बाहर जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये राजनीति है, करियर खत्म हो जाता है। इस यहाँ तक आने के लिए तो लोग बीमारी ठीक कर लेते हैं, ये बीमार करके निकल जाए, ये अपने आप में बड़ा मजाक है, ये तो मुमकिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये
कि उनके स्टाफ को नहीं मालूम था कि वो रिजाइन करने वाले हैं, यानी कि उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि वो रिजाइन करने वाले हैं। ये बात तो कंफर्म है, उनको खुद भी नहीं मालूम था। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि अंदर अब एक प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और मोदी जी के ऊपर इस तरह का प्रेशर यहाँ से क्रिएट किया जा रहा है अलग अलग तरह से। कल जितने भी लोगों से मेरी भी बात हुई जो संसद गए या जो भी लोग देख रहे हैं उनके चेहरे, कल की जो फोटोज आ रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाव को आप जरा गौर से देखिए, वो बहुत ज्यादा परेशान कल की तारीख में दिखाई दिए। और मैं एक लाइन में कहूंगी, उपराष्ट्रपति का इस तरह से इस्तीफा देना खुद प्रधानमंत्री पर बहुत शर्मिंदगी के साथ सवाल खड़े करता है, ये ठीक बात नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।